Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Central Empowered Committee of Supreme Court. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक ऑर्डर के थ्रू बनवाया था इन 2002। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1995 का इन गोदावर्मन केस और उस ऑर्डर के हिसाब से फिर 2002 में ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई। इसको बाद में साल 2023 में स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो पहले बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से और बाद में 2023 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कानूनी स्टेटस दे दिया गया है। काम क्या है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का? सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश है विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ मैटर्स, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, उसको इंश्योर कराना काम होता है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का। प्लस ऑन मैटर्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एनवायरमेंटल इश्यूज पे फैसले सुनाने हैं, फैसला लेना है, उसमें वो टेक्निकल एंड फैक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को। प्लस इन सम केसेज इट ऑल्सो रिकमेंड्स व्हाट पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस या organizations for violation of environmental norms. For example, सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने रेकमेंड किया था कि यूएसटीएम के ऊपर 150 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया जाना चाहिए फॉर फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट। तो इस तरीके के वो सजेशंस फॉर पेनल्टी भी देता रहता है सुप्रीम कोर्ट को। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है इसको बनाया गया है ताकि ये सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर सके on matters with respect to environment conservation. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा 3 एक्सपर्ट मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, उसके अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं हु इज टू बी सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट चेयरपर्सन and the 3 members expert members as well as a member secretary, all of them in general are सिविल सर्वेंट्स, फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग होते हैं जनरली। चेयरमैन के लिए कंडीशन है कि द चेयरमैन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। चेयरमैन का टेन्योर होता है 3 साल का, एज लिमिट है 66 ईयर्स। तो ये है अबाउट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। अब आते हैं करंट न्यूज पे कि आखिर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है क्यों। तो अरावली हिल्स को लेकर के हाल फिलहाल में खूब चर्चा हो रही है, वो आपको पता है। अरावली हिल्स का डेफिनेशन एक नया अडॉप्ट किया गया है जिसके हिसाब से 100 मीटर से ऊपर वाली जो एलिवेशन होगी उसी को अरावली हिल का हिस्सा माना जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये जो नया डेफिनेशन है अरावली हिल्स का 100 मीटर वाला, इससे रिलेटेड रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है इसने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इस सजेशन को रिजेक्ट किया था, अपोज किया था। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने कहा था कि जो पुराना डेफिनेशन है अरावली हिल्स का एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके हिसाब से कोई भी लैंड जिसकी स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा है उसको अरावली हिल्स माना जाना चाहिए। तो अरावली डिस्ट्रिक्ट में जो भी लैंड की स्लोप 3 डिग्री से ज़्यादा है उसको अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाना चाहिए। ये था डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉर अरावली हिल्स। उसको डाइल्यूट करके 100 मीटर वाला डेफिनेशन देने की कोशिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसको अपोज किया सुप्रीम कोर्ट की सीईसी ने। लेकिन फिर नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का 100 मीटर वाला डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर दिया। अब इससे होगा क्या, देखिए जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाला जो डेफिनेशन था अरावली हिल्स के लिए, उसके हिसाब से लार्जर एरिया कुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अरावली हिल्स। तो वहां पे
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया जा सकता था। लेकिन ये जो नया डेफिनेशन है 100 मीटर वाला, उसके कारण नाउ अरावली हिल्स का डेफिनेशन काफ़ी नैरो डाउन हो गया है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, दैट कुड बी अरावली हिल्स इफ फॉरेस्ट सर्वे इंडियाज डेफिनेशन वाज अडॉप्टेड। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस विल बी द अरावली हिल्स इफ द 100 मीटर एलिवेशन डेफिनेशन इज अडॉप्टेड, जिसको हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो लार्जर एरिया will now be excluded from Aravalli Hills definition, and that is how it could be subjected to now mining and other economic activity, जिससे अरावली इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। So today's topic was mainly around Central Empowered Committee of Supreme Court। अरावली हिल्स के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो आज ये जो प्रश्न है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about Made in Tihar products have gone online. So this topic is important from our topic prison reforms, broader topic prison reforms, जो GS पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेट करके देखा जा सकता है। तो ये जो न्यूज़ है वो प्रिजन रिफॉर्म्स ब्रॉडर टॉपिक से रिलेट करके हम पढ़ेंगे, जो गवर्नेंस GS पेपर 2 का हिस्सा है। देखिए, प्रिजन रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है, हमारे देश में जिस तरीके से जेल्स को चलाया जा रहा है उनमें सुधार की क्यों ज़रूरत है, दैट कैन बी आर्ग्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। पहला, सी दिस डेटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2023। पहला डेटा विथ रिस्पेक्ट टू अंडर ट्रायल्स है। हमारे देश के अंदर जो जेल्स हैं उसमें लगभग 74% इनमेट्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि उनके ऊपर अभी केस चल रहा है, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाद में अक्विटेड भी हो सकते हैं, दोषमुक्त भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी साबित हो सकता है बाद में कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अभी दे आर लैंग्विशिंग इन जेल एंड उनको तमाम प्लाइटफुल कंडीशन झेलना पड़ रहा है। तो कई सारे इनोसेंट लोग भी जेल के अंदर परेशानी झेल रहे हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इज़ वेरी हाई एंड द रिड्रेसल रेट ऑफ केसेस इज़ स्लो इन इंडिया। इस कारण से नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इज़ हाई, और फिर जब अंडर ट्रायल्स की संख्या ज़्यादा है तो जेल के अंदर ऑक्यूपेंसी रेट भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे नेशनल ऑक्यूपेंसी इज़ अबाउट 120%। 100 लोगों की जगह पे 120 लोग हैं जेल में। दिल्ली के अंदर तो ऑक्यूपेंसी 200% के आसपास है। तो इस कारण से ओवर क्राउडिंग की समस्या है, अंडर ट्रायल्स ज़्यादा हैं लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग। इन दोनों फैक्टर्स के कारण जेल के जो इनमेट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत प्लाइटफुल है, बहुत दयनीय है। जो स्टाफ वैकेंसीज हैं वो बहुत हाई हैं, लगभग 33% पोस्ट जेल के अंदर खाली हैं, प्रिजन पोस्ट। जो स्टाफ हैं उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की गई है कि कैसे उनको प्रिजनर्स के साथ ट्रीट करना है। उनको ऐसा लगता है कि इन प्रिजनर्स को हमें हैरास करने के लिए रखा गया है, जबकि ऐसा है नहीं। जो स्टाफ हैं जेल के, उनको भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक हिस्सा है प्रिजन। उस प्रिजन के अंदर वो स्टाफ तो अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता ठीक से कि उनका मकसद क्या है। प्रिजन के अंदर उनका काम है प्रिजनर्स को रिफॉर्म करना, सुधारना, ताकि वापस से वो सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा बन पाए जब उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाए तो। लेकिन जेल के अंदर जो स्टाफ है उनको लगता है ऐसा कि उनको रखा गया है ताकि प्रिजनर्स को वो टॉर्चर कर पाएँ, सज़ा दे पाएँ। उसके अलावा अगर वीमेन जेल की बात की जाए तो वो बहुत ही कम है हमारे देश के अंदर। देयर आर ओनली 35 वीमेन जेल, और वीमेन प्रिजनर्स की संख्या ज़्यादा, उस हिसाब से वीमेन जेल है नहीं। 20 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो वीमेन के लिए जेल है ही नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स बहुत वीक है। जेल के अंदर प्रिजनर्स को सज़ा देने के लिए नहीं रखा जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जेल का कॉन्सेप्ट है कि जेल के थ्रू उन लोगों को जिन्होंने कोई क्राइम किया उसको समाज से सेग्रीगेट किया जाए, क्योंकि अभी के लिए वो समाज के लिए खतरा है। द माइंड सेट दैट दे आर हैविंग राइट नाउ इज अ थ्रेट फॉर सोसाइटी, इसलिए उनको समाज से सेपरेट करके जेल के अंदर रिफॉर्म किया जाए। दैट इज द गोल of modern prison system in a democratic state. Modern prison systems have not been created with the goal of retribution. बदला लेने के लिए, टॉर्चर करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो उस हिसाब से फिर जेल को
का इंटरनल एटमॉस्फेयर भी वैसा ही होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग भी वैसी होनी चाहिए, जहां प्रिजनर्स को प्रॉपर एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग की जानी चाहिए, उनको जेल के अंदर रहते हुए इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, जेल में वो काम कर पाए जिससे वो अपने लिए कुछ पैसा कमा पाए, जो उनके अकाउंट पे पैसा जमा होता रहे, ताकि जब वो जेल से बाहर निकले तो वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस ना पाए इकोनॉमिकली, उनके पास कुछ मनी बैकग्राउंड हो, बेसिस हो, ताकि वो एक नई जिंदगी स्टार्ट कर पाए। ये सब चीजें होनी चाहिए जेल के अंदर। दैट ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ ओवरऑल आवर प्रिजन सिस्टम। लेकिन ये जो रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स हैं हमारे जेल के अंदर, वो काफी वीक है एज पर प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2023। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का व्यू सुनते हैं ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स कि हमारे देश के अंदर प्रिजन्स कैसे होने चाहिए। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 3 मोरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। पहला, अ प्रिजनर डज नॉट लूज पर्सनहुड बाय बीइंग सेंट टू जेल। अगर किसी इंसान को जेल की सजा हो गई, दैट डज नॉट मीन दैट द पर्सन डज नॉट कंटिन्यू टू बी अ ह्यूमन। वो अभी भी एक इंसान है और उसको एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स ऑल द ह्यूमन राइट्स आर स्टिल अवेलेबल with that person, and unnecessary avoidable suffering should not be inflicted over that jail inmate। जो जेल की सजा है, यानी कि उसको आम दुनिया से अलग किया गया है, वो सजा तो उसको झेलनी ही है, लेकिन उसके ऊपर से उसको अननेसेसरी टॉर्चर या हरास नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सब कोर आइडियाज हैं जिस हिसाब से हमारा जेल सिस्टम वर्क करना चाहिए, प्रिजन सिस्टम वर्क करना चाहिए। और देखिए, जो भी जैसा मैंने आपको बताया, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर प्रिजन्स इसलिए नहीं बनाए गए हैं ताकि जो कन्विक्ट्स हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको टॉर्चर किया जा सके। प्रिजन्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि उन लोगों को मेंटली रिफॉर्म किया जा सके, सुधारा जा सके, ताकि दोबारा जब वो समाज में घुले मिले अपनी सजा काटने के बाद, तो दे शुड नो लॉन्गर रिमेन थ्रेट फॉर सोसाइटी। इस कारण से जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं या डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पे प्रिजन्स का मकसद है जेल इनमेट्स को रिफॉर्म करना, और उसके लिए वहां पे उनको एक बेहतर फैसिलिटी दी जानी चाहिए, उनको रहने का अच्छा व्यवस्था दिया जाना चाहिए, उनको योगा मेडिटेशन सिखाया जाना चाहिए, स्किल दी जानी चाहिए, टीचिंग दी जानी चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये इमेज कि नॉर्वे का एक प्रिजन सेल का ये इमेज है। इट इज डिजाइन टू फील लाइक ए स्मॉल अपार्टमेंट कंप्लीट विथ किचन, टीवी, अ सिस्टम प्रूवन टू रिड्यूस रीऑफेंडिंग रेट। तो नॉर्वे का ये जो प्रिजन सिस्टम है इतना बेहतर है कि यहाँ पे जाने के बाद जब दोबारा लोग छूटते हैं तो वो दोबारा से ऑफेंस नहीं करते। रीऑफेंडिंग रेट इज वेरी वेरी लो इन नॉर्वे। दैट मीन्स उनका जो प्रिजन सिस्टम का एसेंस है, दैट इज टू रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेट, वो काम कर रहा है। भारत के अंदर एक इनोसेंट आदमी भी जब जेल चला जाता है, अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर गलत केस लग गया, वो कुछ महीने जेल में बिता के आया, 6-8 महीने, तो इनोसेंट भी होता है तो जेल में जाके क्रिमिनल बन जाता है, बाहर निकल के क्राइम करेगा। तो भारत का जो प्रिजन सिस्टम है वो अपने पर्पस के अभी अपोजिट काम कर रहा है। प्रिजन का काम होता है क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों को बेहतर बनाना, सिविलाइज बनाना, जबकि इंडियन प्रिजन जो है वो इवन सिविलाइज लोग भी गलती से अगर जेल चले गए तो क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। बट ये सिर्फ प्रिजन की स्थिति बेहतर करने वाली बात नहीं है। पता चला कि हमने प्रिजन ऐसा बना दिया जिसमें सारी व्यवस्था दे दी गई, लोगों को पढ़ाई लिखाई दी जा रही है, योगा कराया जा रहा है, मेडिटेशन कराया जा रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है। इस तरीके का अगर प्रिजन भारत में बन गया तो कई सारे लोग सिर्फ जेल जाने के लिए ऑफेंस करने लगे कि चलो जेल चले जाएंगे तो कम से कम अच्छे से तो रहने को मिलेगा। तो भारत में पर जो स्थिति है उसमें एक समस्या और है, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, कि जो इन जनरल हमारा लाइफस्टाइल है वो भी तो काफी पुअर है नॉर्वे की तुलना में। तो जेल, एक बात सही है कि जेल के अंदर इनमेट्स को हैरास नहीं किया जाना चाहिए, टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, बट ये बात भी जरूरी है कि जेल के अंदर लाइफ थोड़ी कठिन हो इन कंपैरिजन विथ नॉर्मल लाइफ आउटसाइड। अगर जेल की लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई तो सब लोग जेल जाना प्रेफर करना शुरू कर देंगे, जिस देश में गरीबी ज़्यादा है। तो भारत के अंदर ये जो प्रिजन के अंदर कंडीशंस हैं, पुअर प्लाइटफुल कंडीशन, उसके पीछे इन जनरल पॉवर्टी भी एक कारण है। बाहर में जब जो भी लोगों का ऑन एन एवरेज लाइफस्टाइल है उसके मुकाबले प्रिजन की लाइफस्टाइल जब तक प्लाइटफुल
या खराब नहीं होगी, तब तक एक डेटरेंस नहीं होगा क्राइम के अगेंस्ट, कि अगर मैं क्राइम करता हूं तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। जेल के नाम से डर लगना चाहिए। तो नॉर्वे के अंदर लोगों का लाइफस्टाइल बाहर में बहुत अच्छा है, इस कारण से उनको इस तरह का लाइफस्टाइल भी खराब लगता है, डर लगता है उस नाम से, जेल जाने से। इस कारण से ऑफेंस करने से वो घबराते हैं। भारत में इस तरीके का जेल बना दिया गया तो सब जेल में ही हॉलीडे मनाना शुरू कर देंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। सो जो प्रिजन के अंदर प्लाइटफुल कंडीशन है प्रिजनर्स की, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ जनरल पोवर्टी इन द कंट्री, प्लाइटफुल कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री ओवरऑल। चलिए, कमिंग बैक टू द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू पॉइंट, तो ये तीन प्रिंसिपल के अलावा दो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिजन रिफॉर्म्स। सुहास चकमा केस में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है जेल के अंदर, तो ओपन प्रिजन्स बनाए जा सकते हैं। कम से कम दिन के टाइम में प्रिजनर्स को खुले एरिया में छोड़ा जा सकता है, ताकि ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत ज्यादा उनको इम्पैक्ट ना करे। हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। प्रिजन रिफॉर्म्स से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने, तो एक मॉडल प्रिजन मैनुअल रिलीज किया था भारत सरकार ने 2016 में, उसको फिर रिवाइज किया 2023 में। इस मैनुअल में बताया गया है कि प्रिजन्स को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, हाउ प्रिजन शुड बी स्ट्रक्चर्ड। क्योंकि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो भारत सरकार सीधा सीधा प्रिजन्स को मैनेज नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती है। तो भारत सरकार ने, उस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिजन मैनुअल निकाला, मॉडल प्रिजन मैनुअल निकाला टू गाइड द स्टेट्स हाउ द प्रिजन शुड बी मैनेज्ड। उसके अलावा ई प्रिजन प्रोजेक्ट लाया गया है अंडर डिजिटल इंडिया, जिसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सारे इनमेट्स का जो जेल के अंदर हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि स्पीडी बेल हो पाए या ट्रायल्स जल्दी से कंप्लीट हो पाए ऑफ द अंडर ट्रायल्स। उसके अलावा प्रिजन के अंदर अब स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम किया जा रहा है। प्रिजनर्स को कारपेंट्री, बेकरी, ये सब सिखाया जाता है, और उसके बाद उनको इनकरेज किया जाता है कि वो दिन के टाइम में कुछ काम करें, उससे गुड्स प्रोड्यूस करें। और उन गुड्स को बेचने के लिए जेलों के बाहर इस तरह के आउटलेट्स भी बनाए गए हैं, जिससे जब सामान बिकता है तो अर्निंग आती है, और प्रिजनर्स को डेली बेसिस पे कुछ वेजेस दिए जाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। अब करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से, कि नाउ तिहाड़ जेल ने एक नई व्यवस्था की है कि जो तिहाड़ जेल के इनमेट्स द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुकीज, मस्टर्ड ऑयल, बेकरी प्रोडक्ट, हैंडमेड साड़ीज, जूट बैग्स, इन सब को ऑनलाइन भी बेचा जा सकेगा। इसके लिए तिहाड़ प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किया गया है ऑन एन ऑनलाइन ऐप जिसका नाम है माई स्टोर ऐप। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी बातचीत कर रही है इन ऑर्डर टू रजिस्टर तिहाड़ प्रोडक्ट ऑन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तिहाड़ के जो इनमेट्स हैं वो डेली जब काम करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, कुकीज बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, तो उनको एक दिन का 412 रुपये दिया जाता है। सो दिस इनिशिएटिव, और उनके अकाउंट में पैसा जमा होता रहता है, ताकि जब वो जेल से निकले तो इस पैसे के मदद से दे कुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिजन रिफॉर्म। इस तरीके का स्टेप हर एक प्रिजन में लिया जाना चाहिए, ताकि जो अंदर में जो इनमेट्स हैं उनके लिए कुछ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी साथ ही साथ चलती रहे, जनरेट होती रहे फॉर देयर लाइफ वंस दे कम आउट ऑफ द जेल। सो ये जो इनिशिएटिव है, इसको एक लाइन में कहीं आप प्रिजन रिफॉर्म्स के अंतर्गत लिख सकते हैं इन करंट कॉन्टेक्स्ट। ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया है मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजन रिफॉर्म्स पे सवाल कभी भी आ सकता है। अभी के लिए मैंने बस एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया ऑन दिस टॉपिक। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about export asymmetry amongst the states. Very important topic from GS paper 3 Indian economy perspective. जो हमारा चैप्टर है इंक्लूसिव ग्रोथ, चैप्टर 2, उससे रिलेट करके देखा जा सकता है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो ओवरऑल 70% एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप के 5 स्टेट 70% एक्सपोर्ट कर देते हैं, और बाकी के सारे स्टेट्स मिलाकर के सिर्फ 30% के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। टॉप के 5 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। एंड प्रॉब्लम वाली बात यह है कि 10 साल पहले ये जो टॉप के 5 स्टेट्स हैं ये 65% एक्सपोर्ट करते थे। नाउ द एक्सपोर्ट
share of these top 5 states have risen to 70%. That means एक्सपोर्ट असिमेट्री अमंग्स द स्टेट है पहले से। कुछ स्टेट ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी स्टेट्स कम एक्सपोर्ट करते हैं, ये पहले से है। और वो जो असिमेट्री है या कंसेंट्रेशन है वो और बढ़ता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू चैप्टर 2 इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि ज्योग्राफिकल लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस ग्रोथ दिख रहा है। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से सम स्टेट्स आर ग्रोइंग as far as their export is concerned, while many states are languishing behind. तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पे अगर प्रश्न आया तो ये डाटा काफी हेल्पफुल हो सकता है कि टॉप के 5 स्टेट 10 साल पहले 65% एक्सपोर्ट करते थे, अब 70% एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट है गुजरात। 2024-25 का डाटा अभी 25-26 तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 2024-25 में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट था गुजरात। हर साल गुजरात महाराष्ट्र ही टॉप पे रहते हैं। टॉप के 4-5 तो यही हैं। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एक बड़ा क्लोज कंपटीशन होता रहता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे आ जाता है, कभी आंध्र प्रदेश आगे आ जाता है। बट आंध्र प्रदेश की जनसंख्या देखिए उत्तर प्रदेश के मुकाबले इतनी कम है, येट आंध्र प्रदेश इफ इट इज कंपेरेबल विद उत्तर प्रदेश, तो ये अपने आप में बताता है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत कम है एज कंपेयर्ड विद आंध्र प्रदेश। तो इससे इन जनरल एक हमें ट्रेंड पता लगता है कि सदर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स आर मोर इंटीग्रेटेड टू ग्लोबल सप्लाई चेन, दे आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड मोर, while northern and eastern states of India are decoupled, मतलब not linked with the global supply chain। तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ने के बावजूद भी, जिसमें भारत का शेयर बढ़ने के बावजूद भी, उसका फायदा जो है वो नदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स को नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर फायदा ये सदर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स को मिल रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण देखिए एकदम ऑब्वियस है, बेसिक सा कारण है। आप अगर बिना पॉइंट्स में ये बताऊं, बिना भी आप गेस कर सकते हैं। इन स्टेट्स का पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जिसको इकोनॉमी में कहा जाता है। कोस्टल लोकेशन, कोस्टल एरियाज में है, इस कारण से यहाँ से एक्सपोर्ट करना आसान है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बेहतर डेवलप्ड है, और इसी कारण से इसी के आसपास में एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स भी बने हुए हैं, और यही कारण है कि यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इन स्टेट्स के अंदर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, रोड, रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर मोर इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल वैल्यू चेन। जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उससे इन स्टेट्स का इंटीग्रेशन बेहतर है, क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा है। यहाँ के जो वर्क फोर्स हैं वो भी ज़्यादा स्किलफुल हैं फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, और यहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए या माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो बेहतर हैं। आप देखिए, आपने कई नाम सुन रखे होंगे, मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस। तो साउथ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर मच रोबस्ट, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इन वेरी ईजी एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अच्छे होने से लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा होता है, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होती है, और लोकल बिजनेसेस को जब फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रेडिट जब आसानी से मिलता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिस कारण से इस पूरे एरिया का एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल एज वेल एज वैल्यू इज मच हाइयर देन नदर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो टॉपिक का डिस्कशन हमने किया, इसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन देखिए ये सवाल मैंने पढ़ाया तो आपको जनरल कॉन्सेप्ट है कि 70% एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट सवाल मैंने पूछ दिया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर कि आखिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक्सपोर्ट कम क्यों है डिस्पाइट हैविंग लॉन्गर इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैविन मिशन ऑफ नासा, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैविन मिशन नासा का स्पेस क्राफ्ट मिशन है, जिसको साल 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका काम था टू स्टडी अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। नाम ही है मैविन का, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। है तो साल 2013 का मिशन, मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा गया। इसने जो डाटा रिले किया उसके मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि मार्स हैज लॉस्ट अबाउट 2/3 ऑफ इट्स अर्ली एटमॉस्फेयर टू स्पेस टिल नाउ।
मार्स का जितना भी एटमॉस्फेयर था उसका 2/3 एटमॉस्फेयर अब तक लॉस हो चुका है। ये हमें मैवन मिशन से पता चला। रिसेंटली मैवन मिशन न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि द स्पेस क्राफ्ट ऑफ मैवन मिशन हैज लॉस्ट इट्स कॉन्टैक्ट विथ नासा सेंटर्स। तो नासा का कॉन्टैक्ट मैवन मिशन के साथ लूज हो गया है, लॉस्ट हो गया है। इसी कारण से मैवन मिशन वाज इन न्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर विनोद कुमार शुक्ला जी पास्ड अवे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रिनाउंड हिंदी पोएट एंड ऑथर विनोद कुमार शुक्ला जी, इनकी डेथ हो गई। इनको साल 2024 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, विच इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इनकी पहली पोएट्री का नाम था लगभग जय हिंद। कई सारी पोएट्री उन्होंने उसके बाद पब्लिश की, लॉन्ग पोएट्री जैसे कि कविता से लंबी कविता। उनकी दो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स का नाम भी आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दीवार में एक कमीज रहती थी एंड नौकर की कमीज। दीवार में खिड़की रहती थी एंड नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पे बाद में एक फिल्म भी बनी है। तो ये सब उनके जो लिटरेरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी याद रखिए, चूंकि विनोद कुमार शुक्ला जी अभी न्यूज में आए हैं और प्रीलिम से पहले तो हम लोग रटेंगे ही। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ अपोजिशन नहीं, इवन रूलिंग पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अगर मिनिस्टर नहीं है तो उनके द्वारा प्रेजेंट किया हुआ बिल प्राइवेट बिल कहा जाएगा। यूके एंड ओमान इसका सीधा सीधा जवाब होगा। यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन सी इज इजी वन एंड हार्डी नंबर में भी ऑप्शन ए इज द इजी वन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।